इसके पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। हमको ऐसे फलनों का एग्जाम्पल देना है जिसमें हमारे पास गॉफ तो एक एक ही है, पर हमारे पास जो जी है वो एक एक ही नहीं है, और उसने यहाँ पर उसने एग्जाम्पल भी साथ में दिया हुआ है हमको। तो हमको ऐसे फंक्शन का, ऐसे फलन का एग्जांपल देना है जिसमें हमारे पास जो गॉफ फलन है वो एक ही तो आएगा, पर हमारे पास जी एक एक नहीं आएगा। और उसने ऐसे एग्जांपल पहले से दिया हमको बुक में। अब भाई चेक करते हैं सबसे पहले हम लोग की जो जी फलन है वो एक एक है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जेड से दो अवयव लेते हैं, 1 लेते हैं और -1 लेते हैं। हम लोग यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब निकालते हैं। हम लोग यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मॉड के अंदर 1 मिल जाएगा, क्योंकि हमको मॉड x वैल्यू मिल रही है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। वैसे हमारे पास g -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब -1 का प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, मॉड के अंदर -1, मतलब क्या आ जाएगी, हमारे पास जो मॉड फलन क्या होता है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू को और एक नेगेटिव साइन देके पॉजिटिव बना देता है। मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और -1 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आप देख सकते हैं एक का प्रतिबिंब क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है, और -1 का प्रतिबिंब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब 1 का प्रतिबिंब 1 आ रहा है और -1 का प्रतिबिंब भी 1 आ रहा है। वैसे आप इसको 2 और -2 के लिए भी चेक कर सकते हैं। दोनों का प्रतिबिंब क्या आएगा, हमारे पास 2 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो फलन जी है वो एक एक नहीं है। तो हमने एक कंडीशन तो प्रूफ कर दी। अब हमको प्रूफ करना है कि जो गॉफ है वो एक एक है। तो हम लोग एक एक प्रूफ करने के लिए क्या करते थे, हम लोग fx1 बराबर fx2 लेकर चलते थे, और लास्ट में क्या लाते थे, हम लोग x1 बराबर x2 ला देते थे। वैसे हम लोग यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, हम लोग यहाँ पर क्योंकि गॉफ फलन है हमारे पास, हम लोग लेकर चलेंगे गॉफ x1 लेकर चलेंगे, गॉफ x1 बराबर गॉफ x2 लेकर चलेंगे, और लास्ट में हम लोग x1 बराबर x2 ला देंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, इसके लिए हमारे पास आ जाएगी g f(x1) बराबर g f(x2) आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पर x यदि यहाँ पे था तो हमको x मिल रहा था, अब यदि हमारे पास यहाँ पर x1 है तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x1 मिल जाएगा। वैसे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे g x2 आ जाएगी। और हमारे पास g फलन में यदि यहाँ पर x था तो हमारे पास यहाँ पे x आ रहा था। अब यदि हमारे पास g फलन में यहाँ पे x1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड के अंदर x1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मॉड के अंदर x2 आ जाएगा। तो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा x1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस x2 आ जाएगा। मतलब x1 की वैल्यू x2 के बराबर नहीं आ रही है, पर हमारे पास x1 का मान नेगेटिव हो नहीं सकता, तो यहाँ पे x1 बराबर x2 आ जाएगा। और नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो x1 और x2 अवयव कहाँ के थे, हमारे पास n के थे, और n क्या होता है, हमारे पास प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। मतलब इसमें क्या होता है, हमारे पास 1 2 ऐसे नंबर्स होते हैं, पर हमारे पास इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते और 0 नंबर्स नहीं होते। हमने लेकर चला था गॉफ x1 बराबर x2 लेकर चला था, और हमारे पास लास्ट में क्या गया, x1 बराबर x2 आ गया। इससे सिद्ध होता है कि हमारे पास जो फलन है वो एक एक है। आप इसको नोट कर सकते हैं यहां तक। क्वेश्चन 7 में हमारे पास दो फलन दिए हुए हैं, एक फलन है f जो कि n से n में परिभाषित है, और एक फलन है g जो कि n से n में ही परिभाषित है। हमको ऐसे फलन को एग्जांपल देना है जो कि हमारे पास, जिसके लिए हमारे पास गॉफ हमारे पास फलन आच्छादक होना चाहिए और f आच्छादक नहीं होना चाहिए। और उसने हमको पहले से ऐसे उदाहरण दे रखे हैं। और हमारे पास जो f फलन है वो n से n में परिभाषित है और g फलन भी n से n में परिभाषित है। तो हम लोग यहाँ पे इसको तीर से समझ सकते हैं। हमारे पास n में क्या आ जाएंगे, 1 2 3 ऐसे पूरे के पूरे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। वैसे हमारे पास इस n में भी 1 2 3 ऐसे पूरे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ पे जो x है मान सकते हैं हम लोग इस n के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित कर रहा है, और हमारे पास जो y वो इसके प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित कर रहा है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं हमारे पास जो f है वो आच्छादक है या नहीं है। हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर fx बराबर x+1 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इसको y बराबर x+1 लिख सकते हैं, और हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर y-1 बराबर x लिख सकते हैं, यानी हम लोग इसको x बराबर y-1 लिख सकते हैं। अब हम चेक करते हैं n के प्रत्येक अवयव के लिए हमारे पास प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब है या नहीं। अब यदि हम लोग यहाँ पर 1 का पूर्व प्रतिबिंब चेक करते हैं तो हमको यहाँ पर y की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 1 - 1 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और हमारे पास इस प्रांत में तो 0 है ही नहीं, मतलब 1 का पूर्व प्रतिबिंब तो होगा ही नहीं, इसलिए हम लोग इस फलन को
आच्छादक नहीं बोल सकते, मतलब यह फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। अब भाई चेक करते हैं हमारे पास जो गौस फलन है वो आच्छादक है या नहीं। हमारे पास जो जी फलन की दो दो वैल्यू दी हुई है, यदि हमारे पास x का मान 1 से बड़ा है तो हमको इस वैल्यू को यूज करना है, और यदि वहां पर x का मान 1 के बराबर है तो हमको इस वैल्यू को यूज करना है। मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जी फलन के लिए 1 का प्रतिबिंब हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो हम लोग 1 से बड़े वैल्यू के लिए चेक करेंगे हमारे पास जो फलन है वो आच्छादक है या नहीं। मान लीजिए हमारे पास जो गौस फलन है वो इस समुच्चय से इस समुच्चय में परिभाषित है, और यदि हम लोग यहाँ पर गौस f(x) बराबर x प्रूव करके ला देते हैं, इसका मतलब है हमारे पास जो यहाँ पर जो x है कहाँ का है, इस समुच्चय का है, और हमारे पास जो ये वाला x है वो इस समुच्चय का है। मतलब यदि हम लोग यहाँ पर 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमको 1 ही मिल रहा है। हम लोग यहाँ पर 2 रखते हैं तो हमको 2 ही मिल रहा है। मतलब हम लोग यहाँ का 1 रख रहे हैं तो हमको 1 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो 2 मिल रहा है, 3 रख रहे हैं तो 3 मिल रहा है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ के जो प्रत्येक अवयव है उसका इसमें पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होगा। तो यदि हम लोग यहाँ पर गॉफ f(x) बराबर x प्रूफ कर देते हैं तो हमारे पास जो फलन है गॉफ फलन क्या कहलाएगा, एक आच्छादी फलन कहलाएगा। और हमको यहाँ पर फलन की इस वैल्यू का यूज करना है, क्योंकि 1 का प्रतिबिंब तो 1 ही है। जी f(x) लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे आ जाएगा g, और f(x) की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, f(x) की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, x+1 दी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा x+1 आ जाएगा। और हमको फलन की इस वैल्यू का यूज करना है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा g, और x+1 मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर x था तो हमारे पास यहाँ पे x आ रहा था। अब यदि यहाँ पर x की जगह क्या है, x+1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस x की जगह आ जाएगा x+1, और यहाँ पे आ जाएगा -1 है तो -1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे -1 से +1 कट जाएगा तो हमारे पास x आ जाएगा। हमने प्रूफ कर दिया g ऑफ f(x) बराबर x, यानी कि हमारे पास जो गौस फलन था वो एक आच्छादी फलन था। आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ तक। क्वेश्चन 8 में हमारे पास जो संबंध दिया हुआ है, हमको उसको चेक करना है कि तुल्यता संबंध है या नहीं है। और तुल्यता संबंध होने के लिए हमारे पास जो संबंध है उसको स्वतुल्य भी होना पड़ता है, सममित भी होना पड़ता है, और संक्रामक भी होना पड़ता है। तो हम लोग को सब कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कि पूरी कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं। हम लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल समझेंगे ताकि हमको ये इजीली समझ में आ जाए। हम लोग समुच्चय मान लेते हैं x, जिसमें अवयव है मान लेते हैं 1, 2 और 3, और हमारे पास नंबर फिक्स क्या है, x के उप समुच्चय का समुच्चय है। यहाँ पर हमारे पास 1 भी क्या है, x का एक उप समुच्चय, तो यहाँ पे आ जाएगा। वैसे 2 भी क्या है, एक उप समुच्चय है, 3 भी क्या है, उप समुच्चय है। वैसे 1, 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, एक उप समुच्चय हो जाएगा x का, और 2, 3 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक उप समुच्चय हो जाएगा। वैसे हमारे पास 1, 2, 3 भी एक क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा किसका, x का। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर x के उप समुच्चय आ जाएंगे। अब हम चेक करते हैं हमारे पास जो संबंध है वो स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्य होने के लिए हमारे पास संबंध में a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए किसी उप समुच्चय a b के लिए हमारे पास संबंध क्या है, a क्या है, उप समुच्चय है b का। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हो जाएगा, a हो जाएगा उप समुच्चय किसका, a का। और ये बात सत्य भी है, क्योंकि हमारे पास कोई समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो ये बात सत्य है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए प्रकार के जो अवयव है इस संबंध में है, तो संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं हमारे पास जो संबंध है वो समित है या नहीं। समित होने के लिए यदि हमारे पास संबंध में ए बी प्रकार के अवयव है तो हमारे पास संबंध में बी ए बी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। और हमारे पास यदि ए बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए क्या है, उप समुच्चय किसका, बी का। तो क्या हमारे पास ये बात सत्य हो जाएगी, बी क्या उप समुच्चय हो जाएगा ए का। देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ए की वैल्यू उप समुच्चय 2 को चूज करते हैं, और बी की वैल्यू हम लोग उप समुच्चय 2, 3 को चूज करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो ए है वो बी का उप समुच्चय है, मतलब वहां पे जो 2 है क्या है, 2, 3 का क्या है हमारे पास एक उप समुच्चय है। पर हमारे पास इसका उल्टा उपस्थित नहीं है, मतलब हमारे पास यहाँ पर जो 2, 3 है वो 2 का उप समुच्चय नहीं है, मतलब हमारे पास जो बी है वो ए का उप समुच्चय नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर से, पर बी बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, इसलिए हमारे पास जो संबंध है वो सम्मित नहीं हो सकता। अब हम चेक करते हैं हमारे पास जो संबंध है वो संक्रामक है ही नहीं। हम लोग इसके लिए भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पर ए की वैल्यू मान लेते हैं 1, बी की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 1, 2 मान लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर संक्रामक प्रूफ करने के लिए 3 वैल्यू की जरूरत पड़ती है ना। और हम लोग यहाँ पे सी की वैल्यू मान लेते हैं 1, 2, 3 मान लेते हैं। हमारे पास संक्रामक होने के लिए यदि हमारे पास संबंध में ए बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, तो हमारे पास ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो हम लोग यहाँ पर दो कंडीशन दी रहती है, हमको तीसरी कंडीशन चेक करना पड़ता है। अब यदि हमारे पास ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एक उप समुच्चय किसका, बी का। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर
जो 1 है वो क्या है, उपसमुच्चय किसका, बी का। बी का मतलब 1 2 का उपसमुच्चय है। वैसे हमारे पास जो बी है वो क्या है, उपसमुच्चय सी का। मतलब हमें वो जो 1 2 है वो क्या है, उपसमुच्चय किसका, 1 2 3 का, क्योंकि हमारे पास सी की वैल्यू क्या है, 1 2 3 है ना। तो हमारे पास जो 1 है वो भी तो क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा ना 1 2 3 का। मतलब जो 1 होगा वो उपसमुच्चय हो जाएगा 1 2 3 का। और यहाँ पे क्या था हमारे पास, 1 क्या था, हमने समुच्चय A को माना था और हमने इसको माना था समुच्चय सी। मतलब क्या हो जाएगा, ए उपसमुच्चय हो किसका, सी का। तो हमारे पास यदि दोनों कंडीशन पॉसिबल है तो हमारे पास तीसरी कंडीशन भी पॉसिबल होगी। मतलब हमारे पास जो संबंध क्या है, संक्रामक है। पर तुल्यता संबंध होने के लिए तो हमारे पास तीनों कंडीशन होना चाहिए था, पर हमारे पास जो संबंध है वो सम्मित तो है ही नहीं। भले ही हमारे पास जो संबंध है स्वतुल्य है और संक्रामक है, पर सम्मित नहीं है, इसलिए हम लोग इस संबंध को तुल्यता संबंध नहीं बोल सकते। आप लोग इसको यहां से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 में हमारे पास जो द्वि आधारित संक्रिया स्टार है वो पी एक्स क्रॉस पी एक्स से पी एक्स में परिभाषित है। और हमारे पास जो संक्रिया है वो ए और बी में लगकर क्या दे रही है हमको, ए इंटरसेक्शन बी दे रही है। मतलब ए सर्वनिष्ठ बी दे रही है। और यहाँ पर हमारे पास जो पी एक्स है, पी एक्स क्या है, एक्स का घात समुच्चय है। तो हमको सिद्ध करना है संक्रिया का तत्समक अवयव एक्स है। और हमको ये भी सिद्ध करना है कि संक्रिया स्टार के लिए पी एक्स में केवल एक्स व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसके अलावा कोई भी अवयव यहाँ पर व्युत्क्रमणीय नहीं है। क्वेश्चन 9 में हमारे पास जो संक्रिया है वो एक्स में परिभाषित है। और यदि हम लोग यहाँ पर पी एक्स का एक अवयव लेते हैं ए और पी एक्स का अवयव लेते हैं बी लेते हैं, तो हमको दोनों में संक्रिया लगकर क्या दे रही है, हमको ए इंटरसेक्शन बी दे रही है। वहां पे ए और बी अवयव किसके हैं, पी एक्स के हैं। पी एक्स मतलब एक्स का घात समुच्चय के अवयव है। तो हमको यहाँ पर दो बातें सिद्ध करनी है। एक तो हमको सिद्ध करना है कि यहाँ पे जो संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव एक्स है, और हमको ये भी सिद्ध करना है कि केवल एक्स ही व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसके अलावा कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो आइए सबसे हम लोग पहली कंडीशन को देखते हैं। हमको पता है किसी भी अवयव को तत्समक अवयव होने के लिए ये कंडीशन को फॉलो होना जरूरी है। ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। वहां पे जो ई क्या है, वहां पर तत्समक अवयव है। यदि ये जो अवयव है इस कंडीशन को फॉलो करता है तो हम लोग वहां पे ई को क्या बोलते हैं, एक तत्समक अवयव बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर ए के स्थान पर समुच्चय लेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पर ए लेंगे, फिर यहाँ पे स्टार आएगा, ई को जैसा वैसे लिखते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा ए बराबर ई स्टार ए आ जाएगा। और हमको यहाँ पर संक्रिया लगकर क्या दे रही है, ए इंटरसेक्शन बी दे रही है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ई आ जाएगा बराबर ए आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ई इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पी एक्स में से एक ऐसा अवयव चूज करना है ई के मान के लिए कि हम लोग यहाँ पर ई के मान की जगह रखे तो हमारे पास आंसर ए ही आ जाए। तो हम लोग को यहाँ पर ई की जगह एक्स रखना ही पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो ई का मान है वो एक्स के बराबर हो सकता है या एक्स से छोटा हो सकता है। बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पे यदि एक्स रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास जो एक्स का मान है वो 1 2 3 है और ए का मान हमारे पास 1 2 है और बी का मान हमारे पास 2 3 है। तो हमारे पास यहाँ पर ए इंटरसेक्शन एक्स निकालना था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, जो अवयव दोनों में कॉमन होते हैं वो अवयव हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे भी 1 2 है और यहाँ पे भी 1 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा दोनों के इंटरसेक्शन में। और हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास ए की वैल्यू है। मतलब ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ये जो बात है प्रत्येक समुच्चय के लिए सत्य होनी चाहिए। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ए के स्थान पर बी लेते हैं, तो बी का जो तत्समक है वो भी एक्स से ही आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बी इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 3 है और एक्स की वैल्यू क्या है 1 2 है। दोनों में कॉमन कौन से है, 2 3 यहाँ पे भी है और 2 3 यहाँ पे भी, तो हमारे पास 2 3 वही कॉमन निकल जाएगा। मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर ए बी ही आ जाएगा। मतलब हमारे पास जो x है वो b का भी तत्समक अवयव है। ऐसे प्रत्येक a b c जितने भी हमारे पास क्या होंगे समुच्चय होंगे उसके लिए हमारे पास तत्समक अवयव क्या होगा, x ही होगा। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा, हम लोग यहाँ पर x की जगह हम लोग a भी तो ले सकते थे ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर a इंटरसेक्शन a निकालेंगे तो हमारे पास आंसर a आएगा। जैसे एग्जाम्पल के समझिए यहाँ पे a हमारे पास दिया हुआ है 1 2, तो यदि हम लोग यहाँ पर a इंटरसेक्शन a निकालना चाहे तो मतलब दोनों कॉमन क्या है दोनों में, मतलब हमारे पास एक ए के पास 1 2 है और दूसरे ए के पास भी 1 2 ही है। अब दोनों का यदि मैं इंटरसेक्शन निकालना चाहूँ तो दोनों में अवयव 1 2 यहाँ पे भी है और 1 2 यहाँ पे भी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन 1 2 ही आ जाएगा हमारे पास। और 1 2 क्या है, ए ही होता है। यानी कि हमारे पास जो एक्स की जगह ए भी तो आ सकता था ना,
पर हम लोग यहाँ पर x की जगह a नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? हमारे पास यहाँ पर a इंटरसेक्शन a बराबर a आ रहा था, मतलब यदि हम लोग इसको मान लीजिए तत्समक अवयव मान लेते हैं। वैसे हमारे पास क्या था, b इंटरसेक्शन b करना पड़ता हमको, तब क्या आता हमारे पास b आता। मतलब यहाँ पे इस कंडीशन के लिए हमारे पास तत्समक अवयव a था, इस कंडीशन के लिए हमारे पास तत्समक अवयव b था, यानी कि हमारे पास प्रत्येक कंडीशन में हमारे पास तत्समक अवयव चेंज होते जा रहा है। पर हमने इसके पहले देखा था तत्समक अवयव किसी भी अवयव के लिए चेंज नहीं होता, यानी कि प्रत्येक अवयव के लिए तत्समक अवयव सेम आना चाहिए। और हमारे पास जो यहाँ पर x आ रहा था वो प्रत्येक अवयव का तत्समक अवयव आ रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर x को ही तत्समक अवयव बोलेंगे। तो हमने पहली कंडीशन सिद्ध कर दी। अब आइए हम लोग दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। हम लोग किसी अवयव को व्युत्क्रमणीय अवयव कब बोलते हैं? यदि हमारे पास a स्टार b बराबर e बराबर b स्टार a आ जाए। इस कंडीशन में हम लोग अवयव a को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमणीय अवयव बोलते हैं। b को वहां पर a का प्रतिलोम बोलते हैं और वहां पे क्या है? एक तत्समक अवयव है। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे संक्रिय स्टार के स्थान पर हम लोग प्लस लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी बराबर e बराबर b प्लस a आ जाएगा। और हमको पता है प्लस के लिए हमारे पास जो तत्समक अवयव क्या होता है, हमारे पास जीरो होता है, तो हम लोग यहाँ पे की जगह लिखेंगे जीरो लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा e प्लस बी बराबर आ जाएगा जीरो बराबर b प्लस a आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर b की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखे कि हमारा जो आंसर है वो जीरो आ जाए, मतलब तत्समक अवयव आ जाए। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग a प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर माइनस a लिख सकते हैं, बराबर जीरो आ जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग वहाँ पर जो a है उसको क्या बोलते हैं? एक व्युत्क्रमणीय अवयव बोलते हैं। और वहाँ पे जो माइनस a है इस a का प्रतिलोम कहलाता है, और वहाँ पे जो दोनों की वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है, मतलब तत्समक अवयव आती है। वैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, a का मान क्या देगा? एक समुच्चय रहेगा a, b का मान भी रहेगा समुच्चय b बराबर e बराबर b का मान मतलब b स्टार a आ जाएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला e का मान, e का मान क्या निकला था हमारे पास? x निकला था ना। हमने भी देखा था कि जो संक्रिय स्टार के लिए तत्समक अवयव का मान है x होता है, तो यहाँ पे हम लोग e की जगह x लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्टार b बराबर x बराबर b स्टार a आ जाएगा। और आपको इस क्वेश्चन में संक्रिया क्या दे रही है? संख्या दे रही है a इंटरसेक्शन b दे रही है, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? a इंटरसेक्शन b बराबर x बराबर b इंटरसेक्शन a आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर px में से ऐसे अवयव चूज करना है a और b के स्थान पर, जिसके लिए हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर x ही आना चाहिए, मतलब तत्समक अवयव आना चाहिए। तो हमको यहाँ पर a के स्थान पे भी x लेना पड़ेगा और b के स्थान पे भी x लेना पड़ेगा, तभी दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास? x आएगा, मतलब तत्समक अवयव आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 दी हुई है, a की वैल्यू हमारे पास है, इसी का कुछ समुच्चय मान लीजिए 1 2 है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 3 दी हुई है। अब यदि हम लोग यहाँ पर a इंटरसेक्शन x निकालते हैं तो हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी? a मिल जाएगी, हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना। वैसे हम लोग यदि यहाँ पर b इंटरसेक्शन x निकालते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? b ही मिल जाएगा। तो हमको यहाँ पर b की जगह और a की जगह हमको x लेना ही पड़ेगा, तभी आपका जो आंसर है वो x आएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं px में मात्र एक अवयव है x, जो कि क्या है? एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, इस x का प्रतिलोम कहलाएगा, और वहां पर ये वाला x क्या है? एक तत्समक अवयव है। तो हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन को भी प्रूफ कर दिया, केवल x व्युत्क्रमणीय अवयव है। आप इसको यहां से नोट कर सकते हैं। यहां तक यहाँ आप देख सकते हैं हमने a का मान भी x रखे हैं और b का मान भी x ही रखे हैं, तभी हमारे पास जो आंसर क्या आएगा? x आएगा, जो कि एक तत्समक अवयव है। क्वेश्चन 10th में हमें समुच्चय 1 2 3 डैश डैश n तक के जो अवयव इसमें है से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमको क्वेश्चन 10 में बताना है कि हमारे पास इस समुच्चय में स्वयं से स्वयं में कितने आच्छादी फलन बन सकते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें 1 2 और 3 अवयव है, तो हमारे लिए इस समुच्चय के लिए टोटल 6 कंडीशन बन सकती है, मतलब 6 आच्छादी फलन आ सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रत्येक अवयव के लिए हमारे पास प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, यानी कि प्रत्येक 6 कंडीशन के लिए हमारे पास परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। और हमारे पास ऐसी पूरी 6 ही कंडीशन पॉसिबल है, हमारे पास 7वीं 8वीं कंडीशन पॉसिबल नहीं है।
यानी हम लोग बोल सकते हैं यदि हमारे पास समुच्चय में 3 अवयव थे तो हमारे पास टोटल कितने आच्छादी फलन बन रहे थे, पूरे के पूरे 6 आच्छादी फलन बन रहे थे। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 और इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 ही होता है, मतलब 6 ही आंसर आता है। यदि हमारे पास समुच्चय में 3 अवयव थे तो हमारे पास टोटल 3 फैक्टोरियल क्या बन रहे थे, टोटल आच्छादी फलन बन रहे थे। अब यदि हमारे पास समुच्चय में क्या दिया हुआ है, पूरे के पूरे n अवयव दिए हुए हैं ना, यदि हमारे पास समुच्चय में n अवयव है तो हमारे पास टोटल कितने आच्छादी फलन बन जाएंगे, n फैक्टोरियल बन जाएंगे। आप इसको यहां से नोट कर सकते हैं यहां तक के। क्वेश्चन 11 में हमारे पास यहाँ पर दो समुच्चय दिए हुए हैं। समुच्चय एस का मान क्या है हमारे पास, एबीसी है, और समुच्चय टी क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1 2 3 दिया हुआ है। हमको इस क्वेश्चन में एफ इनवर्स का मान ज्ञात करना है। हमको एफ की वैल्यू दी हुई है। मान लीजिए हमारे पास जो समुच्चय एस है जिसमें हमारे पास यहाँ पर ए बी और सी अवयव है वाले, और समुच्चय हमारे पास टी है जिसमें हमारे पास 1 2 और 3 अवयव है। और यहाँ पर हमारे पास ए का प्रतिबिंब क्या है, हमारे पास 3 है, बी का प्रतिबिंब हमारे पास 2 है, और सी का प्रतिबिंब हमारे पास 1 है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो फलन है जो कि एस से टी में परिभाषित हुआ है वो एक एक ही है और आच्छादी भी है, इसलिए हमारे पास जो फलन होगा वो व्युत्क्रमणीय होगा। और यदि हमारे पास एफ व्युत्क्रमणीय सिद्ध हो गया तो हमारे पास और एक फलन होगा जो कि टी से एस में परिभाषित होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एफ इनवर्स, जो कि हमारे पास एफ क्या कहलाता है, ये प्रतिलोम कहलाता है। फलन एफ में हमारे पास जो ए का प्रतिबिंब क्या था, एफ ए का मान था हमारे पास 3 था। वैसे हमारे पास बी का प्रतिबिंब क्या है, हमारे पास एफ बी बराबर 2 है, और एफ सी मतलब सी का प्रतिबिंब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यदि हमारे पास यहाँ पर एफ इनवर्स प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है तो हमारे पास इस फलन के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रांत हो जाएगा हमारे पास टी, और ये जो एस है वो क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। पर हमारे पास एफ फलन के लिए क्या था, ये प्रांत था और ये परिसर था, इसलिए हमारे पास इसके अवयव यहाँ पर पहले आ रहे थे प्रांत के, और परिसर के अवयव बाद में आ रहे थे। पर हमारे पास एफ इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रांत हो जाएगा, तो हमारे पास 1 2 3 पहले आएंगे और ए बी सी बाद में आएंगे। यहाँ पे हमारे पास एफ इनवर्स 1 का मान क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स 1 का मान हो जाएगा हमारे पास सी। वैसे ही हमारे पास एफ इनवर्स 2 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बी, और एफ इनवर्स 3 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यदि हम लोग इन वैल्यूज को इसके रूप में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, एक का प्रतिबिंब सी है, 2 का प्रतिबिंब हमारे पास बी है, और 3 का प्रतिबिंब हमारे पास क्या है, ए है, जो कि हमारे पास एफ इनवर्स आ गया। हम लोग यहाँ पर एफ इनवर्स को 3a 2b और 1c भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो अवयव उसको आगे पीछे कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 के सेकंड पार्ट में हमको दिया हुआ है ए का प्रतिबिंब 2 दिया हुआ है, वैसे जो बी का प्रतिबिंब हमारे पास दिया हुआ है 1, और सी का प्रतिबिंब दिया हुआ है 1 ही दिया हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो फलन है वो एक भी नहीं है और अच्छा तक भी नहीं है, इसलिए हमारे पास जो फलन जो कि एस से टी में परिभाषित था वो व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। और यदि फलन एफ व्युत्क्रमणीय नहीं है तो इसके प्रतिलोम का अस्तित्व भी नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर एफ इनवर्स नहीं निकाल सकते। आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगले पेज में है, यहां तक। क्वेश्चन 12 में हमारे पास दो संख्याएं हैं। पहली संख्या हमारे पास स्टार है और दूसरी संख्या हमारे पास ओ है, या आप इसको जो भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो पहली संख्या स्टार है वो 2 अवयव में लगकर हमको क्या दे रही है, a माइनस बी का मॉड दे रही है। वैसे हमारे पास जो ओ संख्या है 2 अवयव में लगकर हमारे पास जो शुरू वाला अवयव है उसको दे रही है। हमारे पास जो स्टार संख्या है वो आर क्रॉस आर से आर में परिभाषित है, और हमारे पास ओ संख्या भी आर क्रॉस आर से आर में परिभाषित है। हमको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि हमारे पास जो संख्या स्टार है वो क्रमविनिमय तो है परंतु सहचर नहीं है, और हमको क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में सिद्ध करना है कि हमारे पास जो संख्या ओ है वो क्रमविनिमय नहीं है परंतु सहचर्य है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिद्ध करते हैं कि हमारे पास जो संख्या स्टार है वो क्रमविनिमय है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर आर के 2 अवयव लेते हैं, ए और बी बिलोंग्स टू आर। अब हमको सिद्ध करना पड़ेगा ए स्टार बी बराबर बी स्टार सिद्ध करना पड़ेगा। तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये संख्या क्या दे रही है हमको, ए माइनस बी का मॉड दे रही है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी का मॉड आ जाएगा। वैसे हमारे पास जो बी स्टार ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास बी माइनस ए का मॉड आ जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे पास जो ए माइनस बी के मॉड की वैल्यू बी माइनस ए की मॉड की वैल्यू के बराबर होती है।
एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर ए की वैल्यू 3 ले लेते हैं और बी की वैल्यू 4 ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 4, मतलब हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 4 का मॉड की वैल्यू आ जाएगी -1 का मॉड मतलब 1 आ जाएगी। वैसे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बी की वैल्यू हमारे पास 4 है और ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 का मॉड मतलब 1 आ जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। हम लोग यहाँ पर ए बी की जगह आर के कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हमारे पास जो भी मान आएगा वो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आएगा ही। हम लोग बोल सकते हैं कि जो संक्रिय स्टार है वो क्रमिनी में है। अब हम लोग सिद्ध करते हैं हमारे पास जो संक्रिय स्टार है वो सहचर्य नहीं है। हम लोग इसके लिए ए का मान ले लेते हैं 1, बी का मान ले लेते हैं 2 और सी का मान ले लेते हैं 3, जो कि बिलोंग कर रहे हैं किसको आर को। अब हम लोग यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मान ए की वैल्यू हमारे पास 1 है स्टार बी, बी मतलब हमारे पास 2 स्टार आ जाएगा 3। हमारे पास 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 स्टार, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए माइनस बी का मॉड मतलब हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 3 का मॉड आ जाएगा। अब हम लोग इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1 स्टार -1 मिल जाएगा, -1 का मॉड मतलब हमको मिल जाएगा 1 स्टार और हमारे पास जो मॉड है वो -1 को +1 में चेंज कर देगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 और हम लोग 1 स्टार 1 में संख्या लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 -1 का मॉड मतलब 0 मिल जाएगा हमको। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट निकालते हैं, यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी निकालते हैं। हम लोग इसको पहले भी निकाल सकते थे, वैसे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 स्टार 2 स्टार 3 आ जाएगा। हम लोग इसकी जगह लिखेंगे 1 -2 का मॉड स्टार 3, इसके वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 का मॉड मतलब यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, स्टार आ जाएगा 3 और इसके वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसके वैल्यू आ जाएगी 1 -3 का मॉड मतलब -2 का मॉड मतलब आ जाएगा 2। आप देख सकते हैं हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 0 आ रही थी और इसके लिए हमारे पास क्या आ रही है 2 आ रही है, मतलब हमारे पास जो संक्रिय स्टार थी वो सहचर्य नहीं है, पर हमारे पास जो संक्रिया थी वो क्रमिनी में थी। अब आइए हम लोग सिद्ध करते हैं कि हमारे पास जो संक्रिया O है वो क्रमिनी में नहीं है। इसके लिए हमको ए ओ बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ओ ए दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास संक्रिया क्या है O संक्रिया है, हमारे पास स्टार संक्रिया नहीं है यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले हम लोग ए ओ बी निकालते हैं। इसके वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास संक्रिया क्या देती है पहला वाला वैल्यू देती है, तो हमारे पास आ जाएगा ए। वैसे हमारे पास बी ओ ए क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पहला वैल्यू यहाँ पर बी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही थी ए, इसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास बी आ रही थी। एग्जाम्पल के लिए यदि हम लोग यहाँ पर ए की वैल्यू लेते हैं 1 और बी की वैल्यू लेते हैं हम लोग यहाँ पर 2, तो हमको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। वैसे हम लोग यहाँ पर 2O1 रखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा हमको 2 मिल जाएगा, मतलब शुरू वाला वो मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही थी 1 आ रही थी और इसके लिए हमारे पास क्या आ रही है 2 आ रही है, यानी कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है और नहीं तो हमारे पास जो संक्रिया O है वो क्रमिनी में नहीं होगी। अब हमको सिद्ध करना पड़ेगा हमारे पास जो संक्रिया O है वो सहचर्य है। इसके लिए हमको यहाँ पर A O B और O C बराबर हमको सिद्ध करना पड़ेगा A O B O C सिद्ध करना पड़ेगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं जो संक्रिया O है वो सहचर्य है। तो हम लोग सबसे पहले इसको वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है A O B O C है, इसके लिए क्या आ जाएगी हमारे पास संक्रिया इन दोनों में लग के क्या देगी हमको पहला वाला वैल्यू देगी, मतलब हमारे पास आ जाएगा इसको दोनों की जगह ये लिखना पड़ेगा। फिर हमारे पास O C है और हमारे पास यहाँ पे जो संक्रिया O है हमको क्या दे देगी यहाँ पर ए दे देगी, क्योंकि हमारे पास पहला वाला जो ए है। वैसे हमारे पास यहाँ पर A O B O C की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लोग संक्रिया सबसे पहले इनमें लगाते हैं तो हमको क्या मिलेगा A O और इनमें संख्या लगाने पर हमको क्या मिलेगा B मिलेगा और A O B की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास शुरू वाला वैल्यू मतलब ए आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू भी ए आ रही है और इसकी वैल्यू भी ए आ रही है, मतलब हमारे पास जो संक्रिया क्या थी O थी वो सहचर्य है। और हमको क्वेश्चन 12 के लास्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि ए स्टार बी ओ सी की वैल्यू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी की वैल्यू के बराबर होती है। और यदि हमने ये पार्ट सिद्ध कर दिए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो स्टार संक्रिया है वो ओ पर वितरित होती है। हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग स्टार के स्थान पर मल्टीप्लाई ले लेते हैं और ओ के स्थान पर हम लोग प्लस ले लेते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर ए का इंटू बी में भी होगा और यहाँ पर ए का इंटू सी में भी होता है और बीच में क्या लग जाता है प्लस लग जाता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं यहाँ पर जो मल्टीप्लाई संक्रिया है वो प्लस पर वितरित होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो स्टार संक्रिया है वो ओ पर वितरित है। तो आइए हम लोग इसकी वैल्यू इसके बराबर प्रूफ करके लाते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर LHS लेते हैं। LHS की वैल्यू हमारे पास क्या है ए स्टार बी ओ सी है और हम लोग यहाँ पर ए स्टार और बी ओ की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास
हमको जो संक्रिया है वो क्या देती है, पहला अवयव देती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर बी आ जाएगा। अब हमारे पास ए स्टार बी क्या आ जाएगा, हमारे पास ए स्टार बी आ जाएगा ए माइनस बी का मॉड आ जाएगा। वैसे हम लोग यहाँ पर आर एच एस निकालते हैं, आर एच एस हमारे पास हो जाएगा ए स्टार बी ओ ए स्टार सी हो जाएगा। यदि हम लोग इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, संक्रिया लगाएंगे स्टार वाली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास ए माइनस बी का मॉड ओ, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ए माइनस सी का मॉड आ जाएगा। अब हम लोग इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं हम लोग बी, और हमको संक्रिया क्या देती है, शुरू वाला अवयव देती है, मतलब हमारे पास शुरू वाला अवयव क्या है यहाँ पर ए माइनस बी का मॉड है। आप देख सकते हैं हमारे पास एल एच एस की वैल्यू भी ए माइनस बी का मॉड है और आर एच एस की वैल्यू भी ए माइनस बी का मॉड है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, यानी हम बोल सकते हैं जो स्टार संक्रिया है वो ओ पर वितरित होती है। क्वेश्चन 12 के लास्ट पार्ट में हमको पूछ रहा है वो, यदि हम लोग स्टार की जगह यहाँ पर ओ ले लें और यहाँ पर ओ की जगह हम लोग स्टार ले लें, यानी कि हमारे पास जो ओ संक्रिया है क्या स्टार पर वितरित होती है। तो आइए हम लोग इसको चेक करते हैं, हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हम लोग के यहाँ पर स्टार की जगह ओ लिखेंगे और यहाँ पर जो ओ की जगह स्टार लिखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए ओ बी स्टार सी आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास ए ओ बी और यहाँ पे ओ की जगह आ जाएगा स्टार और ए ओ सी आ जाएगा। यदि हमने इस कंडीशन को प्रूफ कर दिए तो हमारे पास जो ओ संक्रिया है वो स्टार पर वितरित हो जाएगी। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 1, बी की वैल्यू लेते हैं हम लोग यहाँ पर 2 और सी की वैल्यू लेते हैं हम लोग यहाँ पर 3। अब हम लोग यहाँ पर एल एच एस लेकर चलते हैं। एल एच एस मतलब हमारे पास क्या है, एल एच एस ए ओ बी स्टार सी है। अब हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, ओ आ जाएगा, बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, स्टार 3 है। हमको पता है 1 और यदि हम लोग इन दोनों में संक्रिया लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 माइनस 3 का मॉड मिल जाएगा, क्योंकि संक्रिया क्या दे रही है हमको, ए माइनस बी का मॉड दे रही है। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1 ओ, इसके वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 का मॉड, और मतलब 1 ओ और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ही आ जाएगा, और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो संक्रिया वो क्या दे रही थी, शुरू वाला अवयव देती है। वैसे हम लोग यहाँ पर आर एच एस निकालते हैं। आर एच एस की वैल्यू निकालने के लिए हमको एक स्थान पर 1 रखना पड़ेगा, बी के स्थान पर हमको 2 रखना पड़ेगा, और बीच में हमारे पास स्टार है, और यहाँ पे एक स्थान पे फिर से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ओ आएगा, और फिर सी के स्थान पर 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या आ जाएगी हमारे पास, शुरू वाला अवयव मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 स्टार, इसका शुरू वाला क्या है यहाँ पे 1 ही है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 स्टार 1 क्या होता है, 1 माइनस 1 का मॉड हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी कि हमारे पास एल एच एस की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, और आर एच एस की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। मतलब हमारे पास ए वाली साइड के बराबर नहीं है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो संक्रिया ओ है वो स्टार पर वितरित नहीं हो रही है। आप नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास नेक्स्ट पेज में है, यहाँ तक। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।